गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट आज जो है आपका 3 है। तो यदि इसके पहले आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 ना देखे हों तो उसको आप जरूर जाके देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। यहाँ देखिए कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 45 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यही है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको tan 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। लिखा है, कितना लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, कितना लिखा है 45 अंश अपान 1 प्लस कितना लिखा है 10 स्क्वायर 45 अंश। आपको पता ही होगा tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 माइनस 1, ये 1 यहाँ ऐसे लिखा गया, tan 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ वर्ग लगा है तो 1 का वर्ग कर दीजिए बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी भी बार करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे 1, तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा 1 में से 1 गए 1 0 हो जाएगा बटे कितना हुआ 2, इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 अंश आ जाएगा। इसका मान पूछ रहा था, इसका मान कितना होगा आप बताएंगे, इसका मान 0 होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है बिंदु -2, 0 तथा 0, 2 के बीच की दूरी। अब दूरी का फार्मूला आपको सूत्र याद होना चाहिए। दूरी के फार्मूले क्या होते हैं तो आपको पता होगा। दूरी का फार्मूला आपका होता है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बिंदु को लिख लेता हूँ। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। इस बिंदु को ए मान लेता हूँ, इस बिंदु को बी। -2 कामा कितना है 0, यहाँ कितना है 2 कामा कितना है 0, यही तो है। अब यही इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वो तो अलग होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कह रहा है ज्ञात करिए। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? तो दूरी का फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ आप लिखेंगे x1, पहले बिंदु को आपको x1 y1 मानना है, तो x1 की वैल्यू 2 लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे y1 की वैल्यू 0 लिखेंगे। x2 की वैल्यू आपसे पूछता हूँ, x2 की वैल्यू 2 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 बराबर कितना लिखेंगे 0। अब इसका फार्मूला क्या होता है दूरी का? आप लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या होती है रूल में लिखेंगे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे -2 है, तो -2 लिखते हैं। अब इसका पूरे का होल वर्क करते हैं, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है तो आप जानते हैं y2 की वैल्यू 0 है, तो 0 लिखते हैं, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 लिखते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। इसको आप रूट में ऐसे लिखते चलेंगे। दो बिंदु दिया गया था, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। इसकी दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सिंपल सी भाषा में दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 पूरे का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 होल वर्ग, और उसके बाद रूट में लगा देंगे। अब यहाँ देखिए x2 की वैल्यू रखा गया, फिर x1 की वैल्यू रखा गया, प्लस y2 की वैल्यू रखा गया, फिर y1 की वैल्यू रखा गया। तो रखने के बाद आप यहाँ से देखेंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 को ऐसे लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो गया। अब इसका वर्ग लगाएंगे, प्लस ये 0 0 क्या होगा 0 का वर्ग करेंगे तो आप 0 ही होगा, इससे आप घबराइए मत। 2 2 कितना होगा आप बताएंगे 4 होगा, इसका 4 का वर्ग कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब इसका जब वर्ग हुआ तो 4 चौक कितना होगा 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है पहले और दूसरे क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको उत्पन्न नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या भी r है, यानी दोनों की त्रिज्या क्या है r है, और ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। अब तो यहाँ सिंपल सी भाषा में आपको गोले का आयतन
और बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे क्या गोले की त्रिज्या कितनी दे रहा है, यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, आर दिया है। और उसके बाद बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी दी गई, बेलन लिख लीजिए, बेलन की त्रिज्या आप बताएंगे कितनी दी गई है, इसकी भी आर दी गई है, दोनों की आर आर है त्रिज्या। इसके बाद फिर क्या है, बेलन की ऊंचाई है, लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई कितनी है, आप बताएंगे 2r है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गोले का आयतन, यहाँ लिख लीजिए गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो गोले का आयतन हो गया। अब यहीं से अगर हम आपसे पूछते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का भी लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब आपको ध्यान देने की बात है, अब यहाँ अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे 4/3 को ऐसे लिखेंगे, पाई को ऐसे रहने दीजिए, ये आर है, यानी आर का मतलब त्रिज्या है। यहाँ त्रिज्या बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, आपने लिखा है गोले की त्रिज्या आर है, तो यहाँ मान लीजिए आप लिख दीजिए बड़ा वाला आर लिख दीजिए। अब इस आर के स्थान पे स्मॉल आर को प्रतिस्थापित करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, आर का क्यूब हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ चलते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई को आप ऐसे पाई लिखेंगे, आर की वैल्यू क्या है, चलिए यहाँ भी बड़ा आर लिख देते हैं, ये आर हो गया। अब इसकी भी त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या आप जान रहे हैं स्मॉल आर ही दिया गया है, यहाँ क्या लिखेंगे, इस आर के स्थान पे स्मॉल आर लिखेंगे। अब ये यच है, यच का मतलब बेलन की ऊंचाई है। जब बेलन की ऊंचाई है तो इस बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया, आप बताएंगे बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया 2r, तो यहाँ गुणा कर देंगे 2r लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पाई को ऐसे रहने देंगे, इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आपका इसके सामने 2 आ जाएगा, 2 पाई ये r मिलके r का क्यूब हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अब इसमें कह रहा है आयतनों का अनुपात ज्ञात करिए। आप जानते हैं अनुपात को बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, इतनी सारी चीजें आप जान रहे हैं। जब अनुपात में कह रहा है तो पहले हम लिखेंगे यहाँ गोले का आयतन। अब यहाँ देखिए बेलन का आयतन आपने इतना प्राप्त कर लिया, ये बेलन का आयतन हो गया, और ये किसका आयतन हो गया, ये गोले का आयतन हो गया। अब इतना आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ आप लिखेंगे अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन हो गया, बटे क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन आपने क्या प्राप्त किया है, 4 बटा कितना लिखे हैं 3 पाई आर क्यूब, बटे क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आपने प्राप्त किया 2 पाई आर क्यूब। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया ध्यान देंगे, यहाँ r की पावर 3 है, r की पावर 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, पाई यहाँ है, पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप बताएंगे कितना बचा, आपका 3/4 बचा, बटे कितना बचा 2 बचा, यही तो बचा। अब यहाँ आप 2 के नीचे 1 मान लीजिए, क्योंकि 4 का बटा 3 दिया गया है, 2 का बटा कुछ नहीं दिया गया है, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा सदा हम 1 मानते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे 4/3 लिखेंगे, बुढ़े इस 1 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब यहाँ 1 2 यहाँ और यहाँ से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। अब यहाँ तक आपको बात को ध्यान देनी चाहिए, हमने आपसे कहा जो चीजें बटा में लिखी गई उसको अनुपात में लिख सकते हैं, तो जब अनुपात में लिखेंगे इसको 2:3 लिखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बात सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। यदि आपको फार्मूला याद है और हमने क्वेश्चन में जो जो बताया उसको आपने ध्यान से देखा तो आपको सारी चीजें निष्कर्ष प्राप्त हो गई। 2:3 यही आपसे कह रहा था, यही आपका आंसर हो गया। गोले की त्रिज्या दी, बेलन की त्रिज्या दी और बेलन की ऊंचाई भी दे दी। अब यहाँ गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये हो गया।
अब 4/3 ऐसे लिखा, पाई को यहाँ ऐसे रख दिया, ये बड़ा वाला आर था और ये गोले की त्रिज्या जो दी गई है स्मॉल आर दी गई है, तो यहाँ स्मॉल आर का क्यूब हो गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई को ऐसे रहने दिया, आर की वैल्यू स्मॉल आर दी गई है, स्मॉल या इसका कैपिटल आर का वर्ग है, तो यहाँ स्मॉल आर का वर्ग हो जाएगा। ऊंचाई आपकी 2r दी गई है, या देखिए ऊंचाई 2r है, तो यहाँ 2r लिखा गया, तो 2 को हमने यहाँ कर दिया, पाई को यहाँ लिखा, ये आर ये आर, ये आर स्क्वायर है, ये आर है, दोनों का आर का क्यूब हो गया। अब गोले का आयतन ऊपर लिख दिया, बेलन का आयतन नीचे लिख दिया, जो कटने लायक था उसको काट दिया, जो बचा सो यही आंसर प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। तो समांतर श्रेणी आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी का मतलब आपको एपी में कह रहा है, समांतर श्रेणी का 7वां पद। अब देखिए, अब इसका निगमन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा में समय का बचत करना है, क्योंकि समय रहते हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो सारे सूत्र को आप यदि ना देखे हों तो उसको जाके हमारे चैनल पे उस सूत्र को उस वीडियो को आप देख डालिए। चलिए यहाँ चलते हैं, कह रहा है 7वां पद। अब ये बताइए समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। 7वां पद आप जानते हैं a + 6d होगा। अब यहाँ फिर कह रहा है 11वां पद, यहाँ लिख लीजिए 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद क्या होगा, a + 10d होगा। अब कह रहा है 11वें पद से 24 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, -24 कर देंगे। कोई दिक्कत, आप बताएंगे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को आप इक्वल टू करके लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, a + 6d इक्वल टू लिखेंगे a + 10d -24। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये a प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में है, चाहे इसको यहाँ ले जाइए तब भी माइनस में हो जाएगा, ये इसको उठा लाइए यहाँ कर दीजिए तब भी माइनस में हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से ए कैंसिल कर सकते हैं। जब एक ये हो गया, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको यहीं से डायरेक्ट आप काट दीजिए। यहाँ कितना बचा, 6d बचा, इस d को आप पक्षांतर कर दीजिए, दाईं तरफ से बाईं तरफ लेकर आएंगे, तो यहाँ से प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या लिखेंगे, 10d लिखेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, -24 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये 6d है, ये कितना d है, 10d है, तो 10d में से 6d को घटाना है, तो आपको पता है घटाने पर कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 4d प्राप्त होगा। और इधर कितना लिखेंगे, -24 लिखेंगे, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ d बराबर आप क्या लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे 24 बटा कितना लिखेंगे, 4, 4 के 4, 4 6 24, d बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, यानी सर्वांतर आपको कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आप जानते हैं, प्रथम पद आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, प्रथम पद 12 दिया गया है, और ये d आपने 6 प्राप्त कर लिया। कह रहा है 20वां पद ज्ञात करिए, तो 20वां पद के लिए आप क्या लिखेंगे, t20 लिखेंगे, इक्वल टू a + n-1d होता है, यही तो होता है, चलिए लिख देते हैं, n-1d होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, 12 है, और n की वैल्यू कितनी है, 20वां पद कह रहा है, ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 20 - 1, यहाँ d की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है, 6 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 12 प्लस इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 19 गुणे कितना आ जाएगा, 6। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, a + 19d, यही तो लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 12 है, प्लस 19 गुणे d की वैल्यू कितनी है, 6 है, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए जो चीजें यहाँ आई है वही यहाँ आई है, बस यहाँ थोड़ा सूत्र पे रख के इसको हमने लांग कर दिया। यहाँ आप डायरेक्ट, यदि आपको 20वां पद 25वां पद पूछे, कोई 25वां पद पूछे a + 24d बताएंगे, 20वां पद पूछेगा a + 19d बताएंगे। तो इसका निगमन हमने कराया है, कैसे कैसे होता है उसको आप जाके वीडियो में देख लीजिए। अब यहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 12 को ऐसे लिखेंगे, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, 19 छक्का कितना होगा 114 होगा, 14 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे कितना होगा, 4 2 6, 1 1 2, 126 आ गया, यानी 20वां पद कितना आ गया, आप बताएंगे 126 आपको प्राप्त हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये 12 को ऐसे लिखा गया, 19 गुणे 6 करेंगे
तो कितना होगा आप बताएंगे, 19 गुणे 6 करेंगे तो 114 होगा। और 114 में 12 को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो गया, एक एक कितना हो गया 2 हो गया, और ये 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे आप सूत्र पे रख के इसको विस्तार से सॉल्व करिए, और चाहे जो पद कह रहा है उस पद को डायरेक्ट आप लिख दीजिए। जैसे 20वां पद कहा तो a + 19d लिख दीजिए। देखिए यहाँ 12 प्लस यहाँ घटाएंगे 19 आ जाएगा, और डी की वैल्यू रख दिया गया है। तो चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व करिए और चाहे आप सूत्र पूरा लिखें फिर उसको सॉल्व करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये तो बहुत ईजी है। आप सोचते होंगे क्या इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं? हाँ आते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा गया है, 1 कितना लिखा है, sec थीटा लिखा है, माइनस क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं हर में जो संख्या दी रहती है, हर में यहाँ अगर प्लस में दिया है तो माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से, तो प्लस में गुणा करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ sec थीटा, यहाँ माइनस है तो प्लस tan थीटा। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे sec थीटा माइनस क्या लिखेंगे, tan थीटा। ये हो गया, यही तो हुआ। यहाँ माइनस है तो प्लस से गुणा किया गया, नीचे भी प्लस रहेगा। अब यहाँ देखिए एक का गुणा इसमें करेंगे तो आप लिखेंगे sec थीटा प्लस क्या लिखेंगे, tan थीटा। नीचे क्या लिखेंगे, ये देखिए एक कोष्टक में sec माइनस थीटा, अगले कोष्टक में sec प्लस tan थीटा। तो ये सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं। एक कोष्टक में x प्लस वाई होता है, अगले कोष्टक में x माइनस वाई होता है, यही तो होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ये हो गया और एक कोष्टक में ये हो गया। अब इसको चाहे नीचे 2 बार लिखिए, चाहे एक ही बार में आप लिख दीजिए sec थीटा माइनस क्या लिखेंगे, tan थीटा। अब यहाँ इसका वर्क कर दीजिए, इसका वर्क कर दीजिए। जब इसका विस्तार करेंगे तो ये ऊपर प्राप्त होगा, और इसको शॉर्टकट में लिखेंगे कितना प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात और है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप बताएंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप sec थीटा प्लस क्या लिखेंगे, tan थीटा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, तो यहाँ आप लिखेंगे sec थीटा प्लस क्या लिखेंगे, tan थीटा। यही आपका आंसर हो गया। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप यदि चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस सेट डेली एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट हो रही है। आप अगर प्रैक्टिस सेट पे आप ध्यान देते रहेंगे, हर एक फार्मूले का, हर एक सूत्र का धीरे धीरे आपका निष्कर्ष निकलते चला जाएगा। आप सवाल को सॉल्व करते चले चलेंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट हमारी डेली एक एक देखते चलिए। हमने आपसे कहा था टॉप 10 की सीरीज चल रही है, आप डेली जो है आधे घंटे की वीडियो है, आप इसको डेली देखिए। 10-10 क्वेश्चन देखेंगे तो जितने दिन प्रैक्टिस सेट चलेगी, कम से कम आप जो है 300-400 प्रैक्टिस सेट कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करिए। अब बताइए, लासा भी पूछता है, तो आप बताएंगे हाँ लासा भी पूछता है। कैसे पूछता है, ये आपका लासा 1 नंबर में पूछेगा। कितना कितना दिया गया है, आप देखेंगे लासा यहाँ आपको दिया गया है 15, 18 और कितना दिया गया है 24। इसका कह रहा है आप लासा बताइए। तो आप इसको तुरंत ज्ञात कर दीजिए। कितने से कटेगा, आप पहले छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। छोटी संख्या सबसे क्या होती है, आप जानते हैं 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 15 तो कटेगा नहीं, 9 18 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ 15 को ऐसे लिखेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे, 2 छक 12 हो गया। अब फिर कितने से काटेंगे, आप बताएंगे हम 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे 15 को ऐसे लिखेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब पुनः इसको कितने से काटेंगे, क्या यह संख्या 2 से कटेगी, आप देख रहे हैं ये कहीं भी 2 से कटने लायक नहीं है। तो 2 के बाद बारी आती है 3 की, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 होगा, 3 त्रिका 9 होगा और 3 इक्के 3 होगा। पुनः इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 इक्के 3 हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद किससे काटेंगे, आप 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन सबका गुणा कर डालिए, जो आया सो आंसर हो गया, वही आपका लासा हुआ। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना है 5। अब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यहाँ 8 लिख लीजिए। गुणे कितना कर लीजिए 5 कर लीजिए, 3 त्रिक 9 कर लीजिए। 8 8 5 कितना होगा आप बताएंगे 40 होगा। गुणे 9 कर देंगे, 9 चौक कितना होगा 36 होगा, 360 हो गया। यही आपका लासा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है एक समीकरण दिया गया, उस समीकरण में आपको जो है हल करना है, x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपको, यहाँ कितना लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका कितना, ये लिखा है आपका 5, कोष्टक में लिखा है x माइनस 5, और उसके बाद अगले कोष्टक में कितना लिखा है x प्लस 5 लिखा है, इसके टू कितना किया है 55 किया है। उम्मीद है ये तो आपका क्वेश्चन लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आप जानते हैं ये किसका फार्मूला बना, आपको पता होगा ये आपका फार्मूला बना a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला बना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 5 को ऐसे बाहर रहने देते हैं, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर दीजिए। आप ये बताइए इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है? देखिए ए पद बना ए पद बना बी, या इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या होता है एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में, एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, यही तो होता है सूत्र। आप बताएंगे हाँ यही होता है। तो देखिए जब इसका विस्तार करेंगे तो ये ऊपर वाला प्राप्त होगा, और इसका जब निष्कर्ष निकालेंगे आपको ये प्राप्त होगा। तो चलिए इस सूत्र को हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखेंगे, यहाँ कितना दिया गया 55 दिया गया है, इस 5 को इस 55 को डिलीट कर दीजिए। यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 55 बटा कितना लिखेंगे 5, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसके टू कितना होगा, आप बताएंगे 11 होगा, काटेंगे 11 से 55 होता है। यहाँ आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 11, ये 5 इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे ये इधर जाएगा, प्लस कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 11 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे 16 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा रूट में 16 होगा। अब एक्स की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस कितना लिखेंगे 4, 4 चौक 16 होता है ना, यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं हो रही है। यदि कहीं भी वीडियो देखते समय कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो उसको कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये आपको 4 दिख रहा है, यहाँ आप देखिए ये 4 लिखा गया है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हो गया। तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रयोज्यता आपको पूछ रहा है, सम संख्या आने की प्रयोज्यता पूछ रही है। तो पासा आप जानते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा, चैप्टर को पढ़ के खत्म कर दिया होगा। तो चलिए ठीक है, पासे पे कह रहा है पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रयोज्यता क्या होगी। सम अंक जैसे आप जानते हैं पासा में संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखी रहती है, 1 से लेके 6 तक लिखी रहती है। तो मैं पासे पे आने वाली संख्या लिख रहा हूँ, पासे पर आने वाली संख्या क्या होती है, यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो पासे पे संख्या आएगी। आप बताएंगे हाँ, 1 से लेकर 6 तक जो संख्या आएगी, पासा जो उछालेंगे आप उसमें जो है कितनी संख्या आएंगी 1 से 6 तक आएंगी। अब 1 से 6 तक आएंगी, कौन सी आएंगी इसको आपको निर्धारण करना है। इसमें कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। अब ये बताइए टोटल संख्या कितनी है 6 है, और सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्या इसमें से क्या है 2 है, और सम संख्या क्या है आप बताएंगे सम संख्या 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। और सम संख्या क्या है आप बताएंगे 6 है, तो इस 6 को लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं हुई होगी। एक पासा है, एक बार उछाला जाता है, कह रहा है सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। सम अंक कितने हैं 1 2 3, यही तो है सम अंक, 1 1 2 3 अंक है। 1 से लेके, अच्छा आप ये बताइए 1 से लेके 6 तक सम संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 2 है 4 है 6 है, यही तो है सम अंक। अब ये संख्या कुल संख्या कितनी है आप बताएंगे 6 है, 1 से लेके 6 तक है, और सम अंक की संख्या पूछ रहा है, सम अंकों की संख्या कितनी है 1 2 3, तीन अंक का है सम अंक। और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या ये 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/6। पुनः सुनेंगे, पासे पे 6 अंक है,
और इसी 6 में कह रहा है 6 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यही तीनों संख्या तो हमने लिखा है, 3 संख्या लिखा है और टोटल संख्या 6 थी, 6/3 हमने कर दिया, इसको सरल कर दीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो गया। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ त्रिज्या r बराबर कितना दे रहा है, आप बताएंगे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दे रहा है। अब इसके बाद पुनः ध्यान देंगे, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना दे रहा है, आप बताएंगे 60 अंश दे रहा है। अब चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई बराबर यहाँ लिखिएगा, चाप की लंबाई क्या होता है, आप बताएंगे चाप की लंबाई होती है 2 पाई r थीटा बटा 360। चाप की लंबाई का सूत्र यही होता है, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आप बताएंगे 21 है, तो 21 लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश है, 60 अंश लिख देते हैं। पूरे का बटा कितना है, 360 है, 360 लिखते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। क्वेश्चन में जो चीजें दिया था उसको हमने पहले नोट कर लिया, r की वैल्यू कितना दिया, 21 दिया, और थीटा की वैल्यू कितना दिया, 60 दिया। तो यहाँ कह रहा है चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप की लंबाई देखिए, ये वृत्त आपका यही है, ये वृत्त है। अभी इसी केंद्र पर इसके द्वारा यहाँ पर कितने अंश का कोण दे रहा है, 60 अंश का दे रहा है, और ये त्रिज्या 21 दे रहा है, यही है। तो अब इसमें जो है आपको क्या कह रहा था, चाप की लंबाई ज्ञात करिए, केंद्र पर कोण दे दिया और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो आपके चाप की लंबाई का सूत्र यही होता है, 2 पाई r थीटा बटे 360। यहाँ से देखिए, इसको काट दीजिए, काटेंगे 3 सते कितना हो जाएगा, 7 1 के 7, 7 3 21, 3 हो गया। अब इसके बाद एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, और कुछ कटने लायक है यहाँ 6 से, और इसको काट दीजिए, 6 के 6, 6 6 36 हो गया। अब पुनः क्या कुछ कटने लायक है, आप देखेंगे, हाँ कटेगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, ये 2 हो गया। फिर यहाँ से इस 2 को और इस 2 को डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ आपको कितना आएगा, 22, ये आपका आ गया 22 सेंटीमीटर, यही आंसर प्राप्त हो गया। ये देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360 अंश हो गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखिए, क्या ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछेगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, आप बताएंगे, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यहाँ लिख लीजिएगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यही आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हुई हो तो उसको आप कमेंट करिएगा। आप जानते हैं टॉप 10 की सीरीज चल रही है और आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे यदि हमारी सीरीज को डेली आप आधे घंटे देखते रहेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। चलिए ठीक है, टॉप 10 की सीरीज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।